टू ऑल एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियो में हमने रणनीति पर चर्चा किया था। एक विस्तृत रणनीति के बारे में बताया गया था और उसमें रूटीन और टाइम मैनेजमेंट पे बाकी सारी बातें हुई थी। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं बिहार विशेष के मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में बिहार विशेष में बिहार के हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी और बिहार की इकोनॉमी और अदर्स बिहार की बहुत सारी घटनाओं को लेकर प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी के सामने एक बहुत बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो विभिन्न वॉल्यूम के माध्यम से वीडियो के द्वारा आपके पास ये सारे मैटर पहुंचाए जाएंगे डिफरेंट वॉल्यूम में। जैसे आज का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1, उसमें बिहार के इतिहास और संस्कृति पर चर्चा की जाएगी। इसमें खासकर प्राचीन और मध्यकालीन बिहार के इतिहास पे विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे वॉल्यूम में आधुनिक भारत, फिर बिहार का भूगोल, बिहार की नदियाँ, बिहार की कृषि, सिंचाई, बिहार की राजनीति इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार की संस्कृति और बिहार का इतिहास का यह पहला वॉल्यूम। आप यहाँ देखेंगे बिहार के संबंध में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन बार बार आता है, शतपथ ब्राह्मण, आप इसको याद रखेंगे। और बिहार जो है, कैसे बिहार इसका नाम पड़ा, तो ये बिहार भिक्षुओं के निवास का परिवर्तित रूप है। आज बिहार आप जानते हैं भिक्षुओं का निवास है, उसका परिवर्तित रूप बिहार है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार में बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं इतिहास काल के, जो स्टोन एज के पीरियड का है। जैसे पैलियोलिथिक पेज एज है, पूरा पाषाण काल का मुंगेर के भीम बांध से मिला है, जेठियन गया से मिला है। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक में मुंगेर से मिला है। नव पाषाण काल नियोलिथिक में चिरांद सारण में, और चेचर वैशाली से मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है आपका चिरांद और चेचर। इसी प्रकार ताम्र पाषाण काल में चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर से मिला है। गुप्तकालीन मुहरें मिली हैं वैशाली से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं हाजीपुर से। कुषाण कालीन सिक्के बक्सर से मिले। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आप लोगों को याद रखना है। बीपीएससी की परीक्षा में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। इसी प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह। ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है। इसी प्रकार बिहार का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र था, जो अभी वर्तमान समय में भी बिहार की राजधानी है, पटना। 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है उत्तर निकाय में, जो बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं। अंग जो आपका देख रहे हैं भागलपुर मुंगेर का एरिया है। मगध वर्तमान समय में गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा वाला क्षेत्र है। और लिच्छवी उत्तरी बिहार का जो वैशाली वाला क्षेत्र है, वैशाली मुजफ्फरपुर से रिलेटेड ये क्षेत्र है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आपका हम लोग प्राचीन महाजनपद के बारे में बात कर रहे थे, तो उसकी राजधानी के बारे में भी बात हम लोग करेंगे। जैसे मगध की राजधानी है गिरिव्रज या बाद में पाटलिपुत्रा। पहले राजधानी गिरिव्रज थी, मतलब राजगीर, और उसके बाद राजधानी बाद में पाटलिपुत्र आता है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अंग जो भी बता रहे थे, अंग मुंगेर और भागलपुर का एरिया, उसकी राजधानी चंपा थी। चंपा नगरी आज जानी जाती है, भागलपुर के नाम से जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, भागलपुर के नाम से चंपा नगरी जानी जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। लिच्छवी वैशाली, जैसा कि पहले हमने बताया था। इसी प्रकार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो 6th सेंचुरी बीसी है, 6th सेंचुरी बीसी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था है रिपब्लिक, वैशाली में था। लिच्छवी द्वारा स्थापित था वैशाली। प्रथम रिपब्लिक की बात हो रही है, तो प्रथम रिपब्लिक वैशाली था। और वैशाली नगर के जो संस्थापक थे राजा विशाल थे। विशालगढ़ का किला आज भी वैशाली में, विशालगढ़ का किला मौजूद है ना। वैशाली नगर के वैशाल या वैशालिका राजवंश के संस्थापक नामदेष्टि मनु के पुत्र थे, नामदेष्टि। इनका भी याद नाम रखना, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी अधिक है। इसी प्रकार कभी कभी प्रश्न आता है, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट या व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट प्रदेश या व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मगध के लिए प्रयोग आता है, इसको आप ध्यान से रखेंगे।
और इसे अपवित्र प्रदेश बताया जाता था। वराह पुराण में इसको अपवित्र प्रदेश बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा जो संभवतः नाम है, ये बक्सर के लिए प्रयोग हुआ है। और राम जो है आपका, दशरथ के पुत्र राम ने यहाँ राक्षसी तड़का का वध किया था। यह भी आपका एक ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंस है और रिलीजियस भी है हम लोगों के लिए। वायु पुराण में गया क्षेत्र असुरों का राज होने की चर्चा की जाती है। वायु पुराण का नाम याद रखें, सोर्सेज को जरूर आप याद रखेंगे। इसी प्रकार आगे है, आर्यों का प्रवेश बिहार में अथर्ववेद की रचना के दौरान हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। जब जानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और सब सिंधु क्षेत्र में रह रहे थे, तो ऋग वैदिक काल में उनका प्रदेश जो था, जोग्राफिकल एक्सटेंशन था, वो सब सिंधु क्षेत्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका प्रवेश आगे इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और बिहार में प्रवेश करते हैं। मध्यकाल में नालंदा और उदंतपुरी नाम बहुत बिहारों को देख करके मुस्लिम शासकों का नामकरण किया गया था। ये बिहार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नालंदा और उदंतपुरी के बिहार को से भी प्रभावित है इसका नाम। और साहित्यिक उल्लेख बिहार का मिलता है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। तबकाते नासिरी, जिसके लेखक है मिन्हाज सिराज, 1263 ईस्वी में, यहाँ पर बिहार की चर्चा होती है। दूसरा विद्यापति का एक जो रचना है कीर्तिलता, 1309 ईस्वी में, इसमें भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार इसका नाम है, नगरों के प्राचीन नाम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे पटना का जो भी वर्तमान समय में पटना नाम है, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर, पुष्पपुर भी कहा जाता था। इसके अलावा अजीमाबाद भी इसका नाम है और अजीम उस शान ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था 1702 में। अजीम उस शान का नाम रखेंगे इसको आप। और पटना शेर शाह इसका नाम रखा था 1541 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दूसरा राजगीर, जो वर्तमान समय में नालंदा में राजगीर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यटक स्थल भी है। इसका प्राचीन नाम राजगिरी, गिरिव्रज और वसुमती था। राजगिरी, गिरिव्रज का मतलब होता है पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र। बोध गया काफ़ी प्रसिद्ध है, बुद्ध का केंद्र है बोध गया। उरुवेला के नाम से प्रसिद्ध था, यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये प्राचीन नाम इसका भी इंपॉर्टेंट है। भागलपुर के बारे में मैं ये बात कर रहा था, चंपा जो अंग की राजधानी थी, वर्तमान समय भागलपुर नाम से है। इसी प्रकार बिहार शरीफ, जिसका प्राचीन नाम उदंतपुरी था, ये उदंतपुरी नामक यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर चल रहा था। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसके बाद मगध की भूमि में प्रारंभिक शासक के बारे में हम लोग को जानना है। तो मगध का प्राचीन नाम जो था, उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, पीछे भी हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके प्रारंभिक इतिहास में जो बात होती है वो महाभारत काल से ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में कीकट का जो प्रदेश है, नाम है, जो अभी पिछले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार के लिए, मैंने कहा था कि मगध का समानार्थी, मगध के नाम भी उसमें आते हैं। मगध को कीकट प्रदेश कहा जाता है। मगध का प्रथम वंश जो था वो पुराणों के अनुसार कहा जाता है बृहद्रथ वंश, और ऐसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश। ये आपको याद रखना है, हर्यक वंश का शासक ऐसे बृहद्रथ ही था, संस्थापक। तो अपना नाम के अनुसार इसको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन में जैसा भी ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंगली, अब पुराने के अनुसार आएगा तो आप बृहद्रथ वंश मारेंगे, अगर आता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो हर्यक वंश आंसर आप लगाएंगे, टिक लगाएंगे। तो इसमें सावधानी की आवश्यकता है थोड़ा सा। और इस प्रकार से अगर हम इसका विकास देखते हैं तो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, सबके संस्थापक का नाम लिखा हुआ है। बृहद्रथ वंश संस्थापक ये बृहद्रथ है, हर्यक वंश का बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद। ये मौर्य वंश के पहले के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं। ये मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत यहाँ से होती है। और उत्तर वैदिक काल के बाद के काल में जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल के बाद जो साम्राज्यवाद के विकास होता है उसका दौर यहाँ से चलता है। ये आपका साम्राज्य का विकास यहाँ से होना ऐसे प्रारंभ होता है और अल्टीमेटली मौर्य वंश के रूप में भारत का एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित होता है, जो बिहार से ही प्रारंभ होता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में बिहार का उल्लेख उत्कर्ष सर्वप्रथम बिंबिसार के समय में होता है, ये जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। और उसके बाद बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने पाटली ग्राम की स्थापना की थी। अगर पाटली ग्राम की बात आती है, ग्राम की स्थापना, तो अजातशत्रु का नाम आएगा यहाँ पर। हाँ, पाटलिपुत्रा नगर के बारे में बात आएगा तो उद्यन की बात करेंगे आप। और उसने पाटलिपुत्रा राजधानी भी बनाया था। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आते हैं
कि पाटली ग्राम की स्थापना किया था अजातशत्रु ने और एक सैनिक छावनी बनवाई थी और राजगृह की किलेबंदी करवाई थी। तो राजगृह की किलेबंदी किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। और उसी समय में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी अजातशत्रु के काल में राजगृह में। और बुद्ध के महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु ने उनके अवसर पर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। ये सब इंपॉर्टेंट है अजातशत्रु के समय का। उज्जैन के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं कि उसने पाटलिपुत्र नगर स्थापना किया और राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। जबकि उसके बाद शिशुनाग ने अपनी राजधानी को वैशाली बनाया था। जब उत्तर में लिच्छवी राज्य को कंट्रोल में कर लिया था मगध के शासकों ने, तो वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजधानी उत्तरी भारत में बिहार में ले जाना आवश्यक था। इसलिए राजधानी को वैशाली चेंज किया गया था शिशुनाग के समय में। लेकिन बाद में जब इसका विस्तार और आगे होता है, वत्स प्रदेश में हो जाता है, कौशाम्बी वाले क्षेत्र को भी मगध में मिला लिया जाता है, अवंती की विजय कर ली जाती है, तो कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र को, है ना, फिर से अस्थायी राजधानी बनाई जाती है। क्योंकि साम्राज्य को कंट्रोल में करने के लिए सैन्य अभियान करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसके लिए राजधानी का एकदम बेहतर स्थिति में होना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए राजधानी परिवर्तन एक ज़रूरत की बात होती थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इतिहास का। इसके बाद है पहला मगध शासक जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय अभियान फहराया था, ये है महापद्मनंद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था मगध का, तो दक्षिण की ओर भी काफ़ी जो विस्तार किया था विंध्य पर्वत के दक्षिण, वो महापद्मनंद का था, नंद वंश का। पाणिनि ने बताया है, जो महापद्मनंद के मित्र भी रहे हैं, कि पाटलिपुत्र शिक्षा ग्रहण किया था उन्होंने। और बिहार या भारत का प्रथम केंद्र की शासन मौर्य वंश था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, ये ऐसा माना जाता है। विश्व में राजनीति का प्रथम पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र नाम है, पुस्तक राजनीति की है, ये ध्यान रखना है। इसमें राजनीति और प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और पाटलिपुत्र के शासन के बारे में वर्णन इंडिका मिलता है। इसके लेखक मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज यहाँ पर आया था, भारत आया था, उन्होंने यहाँ के अपने यात्रा वृत्तांत का जो उल्लेख किया है उसी को इंडिका नामक पुस्तक में उसमें किया गया है, एकीकृत किया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार विदेशी आक्रमणकारियों को बाहर से मार के भगाया था। और भारत का प्रथम महान सम्राट कहा है, अशोक के नाम आते हैं इसमें। अशोक ने भब्रू शिलालेख में स्वयं को मगध का शासक कहा है, सम्राट कहा है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भब्रू शिलालेख, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया और विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया वो अशोक है। अशोक ने बौद्ध मिशनरी डिफरेंट क्षेत्र में भेजा था। दक्षिण में श्रीलंका में भेजा था, उत्तर में जापान और चाइना भी भेजा था। साउथ ईस्ट एशिया में भी उसने अपना बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए थे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार दक्षिणी बिहार में जो गया जिले में बराबर की पहाड़ी है, उसमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। और अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं को गुहा दान किए जाने का विवरण है। आजीवक संप्रदाय याद रखना है, अशोक और उसका पोता दशरथ दोनों ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को, संतों को गुफाएं दान किया था उनको रहने के लिए। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि अशोक ने जो गुफा दान किया था, तो अशोक के समय जो गुफा दान किया गया था वो था 2, सुदामा गुफा और कर्ण चौपर गुफा। सुदामा गुफा और कर्ण चौपर, ये दोनों आप याद रखेंगे। दशरथ के समय में जो दान किया गया था वो गोपी गुफा, कनक मुनि गुफा और लोमेश ऋषि गुफा। तो इसको कॉपी में आप नोट कर सकते हैं अलग से। अशोक का हो गया सुदामा और कर्ण चौपर, और दशरथ का हो गया गोपी, कनक मुनि और लोमेश ऋषि गुफा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार मौर्य काल में पत्थर को चमकाने के लिए, पॉलिश करने के लिए अत्यंत उन्नत अवस्था में कला डेवलप हो चुकी थी। और इसके जो उदाहरण मिलते हैं वो पटना सिटी के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। मौर्य काल में बेसिकली स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ था और पत्थर के स्थापत्य बनाए गए थे। कुम्हार में इसके अवशेष भी मिलते हैं। परंतु मूर्तियों के बारे में यहाँ पर यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति बनाई जाती थी। और दीदारगंज जो पटना सिटी में है, वहाँ पर मोहल्ले से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
इसी प्रकार एक और इन्फॉर्मेशन है, कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर 2 बार आक्रमण किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगध का जो शासक था, है ना। तो अशोक के समय कलिंग का शासक नंदराज था, जब अशोक ने कलिंग पर शासन किया था। ये फैक्चुअल है सब। पुष्यमित्र शुंग के काल में डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ था। ये डेमेट्रियस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनानी है, ये यवन आक्रमणकारी है। और शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उदाहरण के नमूने, उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से मिलते हैं शुंगकालीन। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली, जिसका निर्माण शुंग काल में। शुंग काल में ध्यान रखना है, शुंग काल यद्यपि ब्राह्मण धर्म का यहाँ से आविर्भाव होना, फिर से पुनरुत्थान होना शुरू होता है, लेकिन बौद्ध काल में बहुत सारे रेलिंग, बहुत सारी वेदिकाएं बनाई गई थी बौद्ध जो स्तूप वगैरह थे उसमें। इसलिए शुंग काल के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य कुषाण काल कनिष्क के बारे में। पाटलिपुत्र और पटना पर आक्रमण किया था और यहाँ से जो है उसने अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। ध्यान रखना है कि कुषाण शासक कनिष्क काफ़ी प्रतापी शासक था, काफ़ी वीर था और उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अश्वघोष जो यहाँ के विद्वान थे, आप जानते हैं बौद्ध संघिति, चतुर्थ बौद्ध संघिति में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनको यहाँ से उठाकर वो ले गए थे। एक अनोखा कुक्कुट भी ले गया था और महात्मा बुद्ध का जो कमंडल था, लोटा था, वो 3 चीज़ यहाँ से ले गया था कनिष्क, याद रखना है। गुप्त काल में निर्मित हुआ अजगैबी मंदिर जो आपका सुल्तानगंज में है, अजगैबी नाथ मंदिर। दूसरा है कहलगांव के समीप एक गुफा है। दूसरा राजगीर का मनियार मठ। 3 जो निर्माण कार्य गुप्त काल में हुए हैं। इसी प्रकार बोधगया में जो बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण करता समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त समय में हुआ था और उसके समय में ही श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, ये नाम याद रखेंगे, गया में एक मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी। बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था शशांक गौड़ शासक था। शशांक गौड़ बंगाल को बोला जाता है। यह हर्ष का समकालीन था, हर्षवर्धन का समकालीन शासक था। और कुमारगुप्त के समय में वसाड़ जो वैशाली है उसका राज्यपाल गोविंद गुप्त हुआ करता था। और बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन के बाद के पीरियड में हून आक्रमणकारियों का यहाँ प्रभाव दिखता है। तो 2 महत्वपूर्ण हून आक्रमणकारी थे, तोरमान, दूसरा था मेहिरकुल। तोरमान जैन धर्म को मानने वाला था, मेहिरकुल शैव धर्म मानने वाला था। तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाली हून जो था तोरमान था, लेकिन बिहार तक इसकी पहुँच नहीं हुई थी। बिहार में जो प्रवेश करने वाला था वो मेहिरकुल ही था। पहला हून आक्रमणकारी जो बिहार प्रवेश किया था वो मेहिरकुल था। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर दिमाग में रखेंगे। उसके बाद जो चीनी यात्री यहाँ पर आए थे उसको एक लोकल यहाँ का शासक था, स्थानीय शासक था अर्जुन, जिसने क्षति पहुँचाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना चाहिए, कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मौखरी वंश जो गया जिला का निवासी था, गुप्त शासकों के सामंत हुआ करते थे। मौखरी हर्षवर्धन के समकालीन था, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार पाल शासक जो बंगाल का क्षेत्र है, पालों की राजधानी थी मुंगेर, बंगाल वाला एरिया उनका विस्तार था। देवपाल ने जावा के शासक बलदेव पुत्र से अनुरोध करके नालंदा में एक विहार के देखरेख के लिए 5 गांव दान में दिया था। ध्यान रखना है कि जावा के शासक बलदेव पुत्र ने अनुरोध किया था तो 5 गांव दिया था नालंदा बिहार की देखरेख करने के लिए। उस समय ऐसी परंपराएं हुआ करती थी, बिहार मठ मंदिर को उनके भरण पोषण के लिए, देखरेख के लिए गांव दान में दिए जाते थे, जिसके राजस्व से, जिसके उपज से उनका काम चलता था। और देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये सब इम्पोर्टेंट है पाल वंश का। इसी प्रकार गाहड़वाल वंश के मुंगेर ताम्रपत्र के अनुसार तुरुस्क दंड, ये इम्पोर्टेंट है, किसानों से लिए जाने कर हुआ करता था। इससे तुर्क आक्रमणकारियों को रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। तुरुस्क दंड बेसिकली क्या थे, एक टैक्स था और तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए जो संसाधन प्राप्त करना होता था उसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। और बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना हुआ था इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, राजधानी थी लखनऊती, लक्ष्मणवटी, ये बंगाल है। और इसने 1200 ईस्वी के आसपास में नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियारुद्दीन खिलजी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह बौद्ध बिहारों को नष्ट करने में इसका नाम आता है। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया था। ये इल्तुतमिश, अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर चुके हैं। और इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी इल्तुतमिश का सूबेदार था बिहार का। इसी प्रकार तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत हो गया था।
तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत प्रांत था। राजधानी बिहार शरीफ नालंदा थी। शासक मलिक बयां था वहाँ पर। तो मतलब बिहार का विकास धीरे धीरे प्रांत के रूप में यहाँ हो रहा है। मलिक बयां का मकबरा भी बिहार में है, ये आप बिहार शरीफ में, तो आप इसको याद रखें कि मलिक बयां का मकबरा है, उसका प्रांतपति था बिहार का। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का प्रथम शासक था, 1324 में बंगाल अभियान से जब लौट रहा था, उसे उत्तर में कर्नाट वंशी शासक तिरहुत क्षेत्र में हरसिंह देव को पराजित किया था। मतलब कर्नाट वंश कहाँ था? तिरहुत क्षेत्र में, मिथिला वाला प्रदेश है वहाँ पर, तो इसको आप याद रखेंगे। 14वीं शताब्दी फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत क्षेत्र में बैनवानर वंश की स्थापना किया था। तो बैनवार वंश के प्रसिद्ध शासक महाराज शिव सिंह थे। वहीं पर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना किया था। तो ये कवि विद्यापति काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के लिए सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास में। तो इनको संरक्षण मिला था महाराजा शिव सिंह के द्वारा, और ये बैनवार वंश के थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जानकारी के लिए। तुगलक वंश का जब पतन हुआ था तो बिहार राज्य जौनपुर राज्य में अधीन हो गया था। ये ध्यान रखना, यहाँ से चेंजिंग आ रहा है। मतलब तुगलक वंश में तो प्रांत था बिहार दिल्ली सल्तनत का, जब जिसका पतन हो जाता है तब फिर बिहार जौनपुर राज्य के अधीन हो जाता है। और जब तैमूर यहाँ आता है 1398 में, तैमूर का आक्रमण होता है, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जौनपुर में मिला लिया गया। और सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का है, द्वितीय शासक, बल्लू लोदी के बाद शासन संभालता है ये, तो बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त करता है। यहाँ से देखिए फिर अब चेंजिंग आएगा, आगे हम लोग देखेंगे शेरशाह का पीरियड यहाँ पर आएगा बाद में। तो बंगाल के हुसैन शाह सरकी को पराजित किया सिकंदर लोदी ने, और बिहार में दरिया खान नुहानी को गवर्नर नियुक्त किया। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट आता है। इसी प्रकार सिकंदर लोदी बंगाल में अलाउद्दीन को बाढ़ नामक स्थान पराजित करके उसको एक संधि करके बिहार बंगाल के बीच मुंगेर को सीमा रेखा बनाया। तो मुंगेर बिहार बंगाल की सीमा रेखा बन जाती है। ये सिकंदर लोदी के समय का ही बात है। और दरिया खान नुहानी का जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, जिसको सिकंदर लोदी ने गवर्नर बनाया था बिहार का, उसका बेटा था बहार खां। पानीपत के युद्ध में सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से स्वतंत्र बिहार की नींव डाली थी, मोहम्मद शाह नुहानी। ये याद रखना है कि बहार खां अपने आप को मोहम्मद शाह नुहानी का नाम दिया और स्वतंत्र बिहार की नींव डाली यहाँ से। और जब हुमायूं यहाँ आता है, दोहरिया का युद्ध लड़ता है, तो बिहार से नुहानियों का सफाया कर दिया, मतलब इनको हराया, और बिहार पर मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये चेंजिंग यहाँ पर हो रहा है। पहले दिल्ली सल्तनत में था, फिर जौनपुर। पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत में था, इसकी बात कर रहे हैं, फिर बाद में जौनपुर के राज्य में चला जाता है, और जौनपुर के राज्य से उसके बाद फिर मुग़ल राज्य में बिहार चला आता है। और बिहार को अभी बाद में देख रहे हैं हम लोग, जो पाटलिपुत्र था यहाँ की राजधानी थी, उसको पटना के रूप में स्थापित किया शेरशाह ने 1541 में। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और पटना में दुर्ग बनाने और इस किला को पुनः बिहार राजधानी बनाने के बाद 1541 में इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में मिलती है। तारीख दाऊदी, सोर्स को भी याद रखना है। अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी, जो पीछे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ने फरीद खां, जो जिसका शेरशाह के बचपन का नाम है, को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। यही है बहार खां नुहानी। इस चर्चा हम लोग भी कर रहे थे, बहार खां नुहानी, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसने ही शेर खां की उपाधि दिया था शेरशाह को। और चौसा की लड़ाई में शेर खां ने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि धारण किया था। और विधिवत राज्याभिषेक 10 जून 1540 को आगरा में हुआ था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी यही था, शेरशाह सूरी था, जो बिहार के क्षेत्र में था और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी के रूप में स्थापित किया अपने आप को। और 1541 में इसने राजधानी बनाया था पटना को, और 1542 में शेरशाह सूरी ने भारत में रुपये का, है ना, प्रथम सिक्का रुपये के रूप में जारी किया था। रुपया ध्यान रखना है, शेरशाह ने जारी किया था। शेरशाह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, और बिहार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के बाद जो बिहार पर नियंत्रण जिसने किया था, अफगान, ताज खां कर्रानी, सुलेमान खां कर्रानी, दाऊद खां कर्रानी, ये सब नाम याद रखना है। और बाद में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, फिर हुमायूं बाद में आता है। लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद जब अकबर मुगल शासक बनता है, उसने पटना नगर की विजय किया था 1574 में। ये एक इम्पॉर्टेंट है अकबर के समय में। और बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत और सूबा का दर्जा मिला 1580 में, जब अकबर ने सूबे को बांटा था अपना 15 पार्ट में। 15 सूबे थे अकबर के समय में, उसमें बिहार भी एक था।
और गवर्नर खान आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोकलतास, ये नाम याद रखना है, बिहार का गवर्नर था। और बाद में अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मान सिंह जो था उसने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। और जहांगीर के समय में राजकुमार परवेज अख्तर जो उसका पुत्र था 1621 में बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। उसने ही पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था, परवेज अख्तर, ये ध्यान रखना है। फिर बाद में औरंगजेब जब शासक बनता है तो उसके काल में उसका पौत्र अजीम उस्सान, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका प्रांतपति नियुक्त किया गया था। इसी के नाम पर अजीमाबाद नाम रखा गया था। अजीम उस्सान के नाम पर ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया था। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पटना का प्राचीन नाम, तो ये अजीमाबाद था। मुर्शिद कुली खां जब था बंगाल का नवाब, पहला नवाब, तो बंगाल प्रांत में ही बिहार भी था। और सर्वप्रथम मुगल शासक फारूक सियर का राज्याभिषेक हुआ था बिहार में। ये भी क्वेश्चन आता है बिहार में कौन कौन से मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था, तो फारूक सियर और शाह आलम 1761 में। ये आपका 2 शासक हैं जिनका नाम याद रखना है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दरभंगा राजवंश संस्थापक के बारे में आता है, महेश ठाकुर, तो ये सिंपल है। उसके बाद डिफरेंट विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय महाबिहार के कुमारगुप्त के समय में बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला वज्रयान संबंधित है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना किया था। उदंतपुरी तंत्रवाद संबंधित है बिहार शरीफ में, गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। एक तिलधक महाविद्यालय महायान धर्म का है, यह हर्यक वंश के समय स्थापित हुआ था। एक जगदल विश्वविद्यालय है, दक्षिण बिहार में बौद्ध शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र है, वो पाल शासकों के समय पाल शासकों ने इसकी स्थापना किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसके अलावा विदेशी यात्री जो यहाँ आए थे उनका नाम भी इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, जानकारी रखना है। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त दरबार में, पहला यात्री था विदेशी यात्री मेगास्थनीज। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, डायोनिसियस आया था बिंदुसार के दरबार में ही। एक फाहियान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पटना आया था 411 में। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, नालंदा 624 से 33 तक रहा था, महायान का अध्ययन भी किया था उसने। इत्सिंग भी यहाँ आया था, नालंदा आया था 670-71 में। ये सारे विदेशी यात्री हैं, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे जरूर, और ऑर्डर वाइज भी आप इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार मध्यकाल में रॉल्फ फिच 1585 से 87 में मध्य बिहार में आया था, बिहार यात्रा करने पहला अंग्रेज यात्री है, और ये अकबर का पीरियड है। ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री था 1665 से 1667, और ये औरंगजेब का पीरियड है। मैनरिक आया था, मैनरिक 1612 में आया था, ये जहांगीर का पीरियड है। सर जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री था, और पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था, 1632 में आया था शाहजहां के समय। और मनुची भी यहाँ पे जो तोपची भी था, ये सारे विदेशी यात्री हैं यहाँ पर। और ये बिहार कौन कौन आए थे याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद सूफी संतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी मलफूजात और मनिकुबौल सफिया जैसी रचनाओं के तुगलक काल में बिहार की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है, मलफूजात और मनाकिबुल सफिया में तुगलक काल बिहार में शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है इसमें, ये आपको याद रखना है। सिरते फिरोजशाही में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश के से मुलाकात करने की चर्चा मिलती है। बिहार में पूछा जाता है कि सूफी संप्रदाय के बारे में, तो सभी सूफी संप्रदाय का आगमन यहाँ पर हुआ था। जो सूफी संत थे बिहार में, सभी सूफी संत आए थे। और सर्वप्रथम चिश्ती संप्रदाय शाह महसूद बिहारी सैयद ताजुद्दीन, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। और बिहार में सबसे महत्वपूर्ण सिलसिला जो था वो था फिरदौसी सिलसिला। और सर्वाधिक लोकप्रिय संत यहाँ के थे मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनका मकबरा मनेर में है, यह क्वेश्चन बार बार आता है। और हिंदू मुस्लिम जो साम्यवादी परंपरा के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे दरिया साहब। और बिहार का दौरा करने प्रथम सिख गुरु थे गुरु नानक देव। इस प्रकार ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको दिमाग में रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन इससे बराबर आते हैं। और इस प्रकार आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दूसरे वीडियो में ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, और मुझे आशा है कि आपको काफ़ी पसंद आता होगा। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखेंगे, इसके अनुसार वीडियो में और कुछ नयापन लाया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।